हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो आज हम लोग एनसीईआरटी की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी के काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है एनसीईआरटी। इससे पहले मैंने सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है ना, सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की, वो पूरी डिस्कस की है। ठीक है। 10 वीडियो में सेवन्थ क्लास की पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करी है। और उसके बाद मैंने एट्थ क्लास की एनसीईआरटी शुरू करी है। ठीक है। ये एट्थ क्लास की एनसीईआरटी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले 2 वीडियो एनसीईआरटी की एट्थ क्लास वाली, ठीक है, पढ़ी हुई हैं एट्थ क्लास की। तो अगर आपने ये वीडियो सेवन्थ क्लास की नहीं देखी हैं 10 वीडियो, तो वो आप देख लीजिए, ताकि आपका जो है इससे पहले वाला जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तब आपको एट्थ क्लास की एनसीईआरटी और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। और अगर आप एनसीईआरटी कवर करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी कवर करते हैं तो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ज्योग्राफी का पोर्शन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इसी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एनवायरनमेंट का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सीटेट या फिर यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, सीटेट या फिर यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। एनवायरनमेंट का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। अब देखो, एनवायरनमेंट का पोर्शन सीटेट यूपीटेट में इतना बड़ा है कि उसमें एनवायरनमेंट कहने को है, उसमें पॉलिटी भी आती है, उसमें एनवायरनमेंट भी आता है। ठीक है। उसमें साइंस भी आ जाती है, 9th 10th की साइंस भी पूछ लेते हैं, या फिर 6th 7th की साइंस के क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं, एक आध कभी कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। तो दायरा काफ़ी बड़ा है, मतलब कि जो सीटेट या यूपीटेट का जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है उसका काफ़ी बड़ा दायरा है। ठीक है। और अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, यूपीपीएससी की, तो आपको ज्योग्राफी में और एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में, ठीक है ना, आपको ये हेल्प करेंगी वीडियोस। ठीक है। तो ये बेसिक है, ठीक है ना। इसके बाद आपको अगर यूपीपीएससी कर रहे हैं तो उसके बाद एडवांस बुक तो पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ये आपका बेसिक है। ठीक है ना, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तब। चलिए आज की शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है ना। एट्थ क्लास की एनसीईआरटी है ये। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके आगे से डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो आप देख लीजिए अगर नहीं देखी है तो। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ तक जो टॉपिक हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, यहाँ तक डिस्कस किया था। ठीक है ना, यहाँ तक। उसके आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे जल से, वाटर, जल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल से। अब देखो, जल के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नवीकरणीय है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। और भूपृष्ठ का 3/4 भाग, ठीक है ना, भूपृष्ठ का जो पृथ्वी है उसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है। तो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक फैक्ट है कि कितना चौथाई भाग जो है जल से ढका हुआ है। कभी दे ही देंगे, है ना, कि 2/4 भाग, ठीक है, 2/4 भाग या 3/4 भाग, या कि 1/4 भाग, ऐसे कभी ऑप्शन दे देते हैं, सरल क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार यूपी टेट में। ठीक है। महासागर पृथ्वी के 2/3 भाग ढके हुए। ठीक है। तो महासागर जो है पृथ्वी का 2/3 भाग ढके हुए। ठीक है। और आलवण जल की बात करें, ठीक है ना, आलवण जल की बात करें तो यहाँ पर पीने योग्य जो क्या है वो केवल 2.7% है। ठीक है। पीने योग्य केवल 2.7% है। आलवण जल की बात कर रहे हैं। देखो, जल जो होता है दो तरह का होता है। ठीक है। एक लवणीय जल होता है, एक आलवणीय जल। ठीक है ना, एक लवणीय जल होता है, ठीक है, एक आलवणीय जल होता है। तो जो लवणीय जल होता है उसमें सॉल्ट होता है। ठीक है। तो उसको नहीं पी सकते। ठीक है। जो समुद्र का पानी होता है वो अलवणीय जल होता है, उसको नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो खारा पानी होता है। लेकिन मतलब कि जो समुद्र का जल है वो लवणीय जल होता है। अगर अलवणीय बोल दिया तो सॉरी। समुद्र का जल जो है वो लवणीय जल है, मतलब उसमें सॉल्ट होता है। ठीक है। तो उसको नहीं पी सकते हैं। जो अलवणीय जल है उसको डायरेक्ट पी सकते हैं, जैसे कि अलवणीय जल में क्या क्या आता है, जैसे कि भौम जल आता है। ठीक है। नदी, झील, पृष्ठीय जल, जलवाष्प, ये सब अलवणीय जल होते हैं। ठीक है। तो जो 70% भाग है, 70% भाग बर्फ़ की चादरों, हिमानी के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में है। ठीक है ना। अब केवल 1% जल जो है मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है। 1% जल जो है वो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है,
और वो भौम जल, नदियों, झीलों, पृष्ठीय जल, जलवाष्प, इन सब के माध्यम से जो है मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और यहाँ पर एक फैक्ट नोट दिया हुआ है कि सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरोली शहर पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। ठीक है ना, तो पानी कितना इम्पोर्टेंट है आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये एनसीईआरटी में एक फैक्ट जो बगल में बॉक्स दिए होते हैं उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, सौराष्ट्र प्रदेश में 1.2 लाख जनसंख्या वाला अमरोली शहर, ठीक है ना, पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई पूछा जाए, ठीक है ना, कहाँ पे पानी पूर्णतः खरीदा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए कोई पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? ठीक है, जल चक्र, देखो जल चक्र काफ़ी सरल चीज़ है। जैसे कि मानो ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और इसका पानी जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बादल बना रहा है। ठीक है, ये बादल है। ठीक है, बादल हैं। अब ये समुद्र से जलवाष्प जो है धीरे धीरे ऊपर गई और यहाँ बादल बनाया। अब ये बादल एक टाइम बाद जो है ज़मीन पर बारिश करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर इन्होंने बारिश की, तो ये पानी अब वापस नदी और नालों के माध्यम से जो है फिर से समुद्र में चला जाएगा। ठीक है, नदी और नालों के माध्यम से फिर से समुद्र में चला जाएगा। फिर यहाँ पर जो समुद्र है, यहाँ से फिर ये पानी वाष्पीकृत होगा और जा कर के ऊपर बादल बनाएगा। ठीक है, और यही प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। फिर ये पानी जो है पृथ्वी पर गिरेगा आकर के, फिर ये नदी के माध्यम से, नालों के माध्यम से जा कर के महासागर में गिरेगा। तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है ना, कि महासागर से बादल, बादलों से पृथ्वी, पृथ्वी से फिर महासागर, फिर महासागर से बादल, फिर बादलों से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से महासागर, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी को बोलते हैं जल चक्र। ठीक है, ये है जल चक्र, यहीं पर दिखाया गया है। देखो जैसे महासागर है, महासागर से वायु में जाएगा, वायु से भूमि में, ठीक है, भूमि में आके फिर से वापस महासागर में जाएगा। तो यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, इसी को बोलते हैं जल चक्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं जल को दूषित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जल को दूषित करते हैं? ठीक है ना, मतलब जल में प्रदूषण बढ़ाते हैं। जल को दूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जो यहाँ पर पहला कारक जो दिया हुआ है वो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल। ठीक है ना, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, मतलब कि जैसे कि जो कोई नाला है, ठीक है ना, कोई नाला है या फिर कोई सीवेज का पानी, मतलब कि जो मैनहोल वगैरह का पानी होता है, मैनहोल का पानी मान लेते हैं नाले से जोड़ दिया गया और नाला जो है डायरेक्ट नदियों से जोड़ दिया गया या किसी ऐसे साफ़ पानी वाले स्रोत से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पानी को प्रदूषित करता है। ठीक है ना, तो ये एक कारक होता है। कृषि रसायनों का विसर्जन, अगर कृषि रसायनों का ज़्यादा विसर्जन करते हैं तो उससे भी पानी जो है दूषित होता है। ठीक है, कृषि रसायनों का ज़्यादा प्रयोग करने से भी पानी दूषित होता है। जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव, ठीक है, जैसे कि अब नदी है, ठीक है, नदी है, इसके बगल में कोई बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है ना, कोई बड़ी फैक्ट्री है, मान लेते हैं कोई जूते बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है ना, जूते बनाने की फैक्ट्री है, और वो सारा कचरा जो है, मतलब कि जो पानी निकलता है उस फैक्ट्री का, वो डायरेक्ट किसी नदी में डाल देती है। ठीक है, तो अब वो नदी को प्रदूषित कर रही है ना, क्या वो एक इंडस्ट्री है कोई बड़ी, वहाँ पे मतलब कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो पूरा जो है औद्योगिक जो बहिस्राव है वो आ रहा है नदियों में। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के मतलब कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वजह से भी जल को जो है एक तरह से हानि होती है, प्रदूषण फैलता है जल में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना कि अशोधित वाहित मल, ठीक है ना, और कृषि रसायनों से भी जल को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना, और जो औद्योगिक बहिस्राव है उससे भी जल प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट हैं जल प्रदूषण के। ठीक है, अब देखो जल संरक्षण के उपाय, कैसे संरक्षित कर सकते हैं जल को। ठीक है, दो जल को संरक्षित करने के जैसे वन और अन्य वनस्पति आवरण, धरातलीय प्रवाह और भूमिगत जल को पुनः पूरित करना चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिक से अधिक मतलब कि वन लगाए जाएँ। ठीक है, अन्य वनस्पति आवरण या ये सब बढ़ाए जाए। ठीक है ना, अन्य वनस्पति आवरण इन सबको बढ़ाया जाए और भूमिगत जल को पुनः पूरित किया जाए। ठीक है ना, भूमिगत जैसे कि भूमिगत जल को कैसे पुनः पूरित करेंगे, जैसे कि बारिश का जल है, ठीक है ना, उसको एक तरह से
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसको ऐसे नहीं देखा होगा कि कहीं कहीं दिखाते हैं बुकों में कि घर जब बनता है तो उसमें एक ऐसा रूम बना देते हैं जहाँ पर सारा बरसात का पानी इकट्ठा होता है, ठीक है ना। तो वो उस तरह अगर सभी घरों में बना हो तो वो वाटर लेवल को ऊपर बढ़ाता है, ठीक है ना। तो इस तरह भूमिगत जल को पुनः पूरित कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वन अगर लगाए जाएँ, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ, ठीक है ना, और अन्य वनस्पति आवरण का फैलाव किया जाए, धीरे धीरे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको कम किया जाए। मतलब कि डिफॉरेस्ट मतलब जंगल था, अच्छा हरा भरा जंगल था, उसको काट दिया गया है, तो उसको फिर से जो है लगाया जाए धीरे धीरे, ठीक है ना। मतलब कि वनों का आवरण बढ़ाया जाए और वनस्पतियों का भी आवरण बढ़ाया जाए, ठीक है। और भूमिगत जल को जो है बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए। इन सब चीज़ों से जल का संरक्षण हो सकता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, ठीक है ना। तो जल का संग्रहण करना मतलब कि जल का जो बारिश का पानी है अगर उसको हम लोग संग्रहित कर रहे हैं तो ये एक तरह से दूसरी विधि है, ठीक है। और ये विधि भूमिगत जल को भी जो है भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। अगर जैसे जल संग्रहण आपने किया है घर के अंदर, मान लेते हैं कोई ऐसा कमरा बना रखा है जिसमें छत का पूरा पानी आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो वो वाटर लेवल को ऊपर बढ़ाता है। और दूसरी चीज़, अगर वो पानी आपके टैंकर में भरा हुआ है तो उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप पीने के लिए नहीं यूज़ करते तो कम से कम अन्य कामों के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गाड़ी धुलना है, कपड़े धुलना है, या फिर घर की सफाई करनी है, इस तरह काम जो करते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है रिसाव और वाष्पीकरण की क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना। स्प्रिंकलर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए खेत है, ठीक है ना, खेत है तो उसमें क्या करते हैं, एक मोटी पाइप होती है, ठीक है, एक मोटी पाइप होती है और उसमें जो है जगह जगह ऐसे ऊपर पतली पतली पाइप लगी होती है और उसमें यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगा होता है। मतलब कि ये घूमता रहता है, मतलब ऐसे घूमता है हर सेकंड में। तो ये क्या करता है, पानी का छिड़काव करता है, ठीक है ना। तो इससे पानी जो है कम लगता है। मतलब कि खेतों में पानी से क्या होता है, पूरी सिंचाई होगी तो पाइपों के माध्यम से या नालियों के माध्यम से पूरा पानी जाएगा। इसमें क्या होता है, पानी जैसे बरसात का पानी गिरता है ना, उस तरह पानी गिरता है स्प्रिंकलर जो होते हैं। तो इससे पानी की बचत होती है, फालतू पानी नहीं बहता, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। तो स्प्रिंकलरों का अगर उपयोग किया जाए तो इससे जो है ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि, तो एक टपकन विधि होती है, ऐसे पाइपें होती हैं, वहाँ पे जहाँ जहाँ पेड़ लगे होते हैं वहाँ पे पाइपों में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो धीरे धीरे पानी टपकाते रहते हैं, ठीक है ना। और वो इससे क्या होता है, पानी का वेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। अगर सिंचाई करनी पड़ेगी तो पूरे खेत में पानी भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पूरे खेत में पानी नहीं भरती, इसमें बस पाइपों का खर्चा आता है और उसको जो है जोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे वो बूंद 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 करके पानी को गिरा करता है, ठीक है। तो ये सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से अगर एग्रीकल्चर में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, ये सारी एग्रीकल्चर में यूज़ करके पानी को बचाने की एक विधियाँ हैं, ठीक है। और अगर ये आप गूगल भी करो ना स्प्रिंकलर, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा, कोई वीडियो मिल जाएगी या फिर कोई फ़ोटो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ड्रिप सिंचाई को आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर गूगल करोगे तो दिखेंगी, उसमें आपको कोई ना कोई वीडियो या फिर कोई ना कोई फ़ोटो आपको दिख जाएगी। फिर आगे है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ठीक है ना। तब यहाँ पे जो जल था यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है ना, जल यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो टपकन सिंचाई वाली है यहाँ तक ये जल था। अब जो डिस्कस करेंगे वो प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। अब ये पोर्शन जो है एकदम प्योर एनवायरनमेंट का पोर्शन है, ठीक है ना, ये पोर्शन जो है एकदम प्योर एनवायरनमेंट का पोर्शन है, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी में भी आता है, एनवायरनमेंट भी आता है, ठीक है। तो इसमें एक साथ दो काम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है बांस के बारे में। बांस क्या है, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में पाया जाता है। तो जो बांस होता है वो भारत के पूर्वी, ठीक है ना, भारत के पूर्वी, जैसे जो पहली बार देख रहे हैं देखना, जैसे इंडिया का मैप अगर बनाऊँ, ठीक है, तो भारत के पूर्वी मतलब ये रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है ना, ये जो अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब वाला रीजन है, ठीक है ना, ये पूर्वी प्रदेश है। तो यहाँ पर पूर्वी या उत्तर पूर्वी, यहाँ पर मतलब आर्द्र प्रदेश ये हैं, तो यहाँ पर
बांस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बांस इधर मिलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर अगली चीज़ है जैव मंडल क्या होता है, ठीक है। जैव मंडल क्या होता है? अच्छा, जैव मंडल डिस्कस करने से पहले ये जो बांस ऊपर लिखा हुआ है ना, बांस, ये कहाँ से आया? तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जो हेडिंग है पेज नंबर 17 पे हिंदी की एनसीईआरटी में 8th क्लास वाले में, उसमें क्या है कि उसमें कुछ थोड़ी सी कहानी दी हुई है कि स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे हैं। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश भर के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई हैं, ठीक है। फिर उसमें इस तरह करके जूट के बारे में बताया कि जूट क्या होता है, ठीक है ना, बच्चों को जूट के बारे में। फिर उसमें आगे टीचर ने कहा कि यहाँ पर टोकरियाँ हैं, छोटे मतलब कि दीप है, मतलब कि जो दिए होते हैं ना, दिए, कुर्सियाँ हैं और बेंत और बांस की बनी वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो फिर उसी में आगे टीचर ने बताया कि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्व आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी एक कहानी दी हुई है, ठीक है, तो वहीं से दिया हुआ है। फिर आगे रेशम के बारे में बताया गया है, ठीक है। रेशम को सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। रेशम जो है रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इस तरह की लाइनें आपको मिल जाएंगी। तो जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं ना, इन्हीं कहानियों में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको पढ़ो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है ये कहानियाँ, बीच बीच में जो दी होती हैं, एक एक पैरा, दो दो पैरा की होती हैं, ठीक है। तो आप एक बार बुक ज़रूर पढ़िए, ठीक है ना। 8th क्लास की मतलब जितनी भी एनसीईआरटी हैं, अगर जो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एक बार पढ़िए ज़रूर, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसका नोट्स जो ये बने बनाए हैं तो इनको आप जो है अपने पेज रजिस्टर में बना सकते हैं, ठीक है। अब जो देखने आगे वो है जैव मंडल, ठीक है। जैव मंडल क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा चित्र में कि ये स्थल मंडल है, ठीक है, ये जल मंडल है और ये वायुमंडल है, ठीक है ना। जरा फिर से देखना, ये बड़ा बड़ा ये स्थल मंडल बना देते हैं, ये जल मंडल और ये वायुमंडल, ठीक है ना। तो ये जो बीच का एरिया बना, ये जो बीच का एरिया है ना, ये बीच का एरिया, ये वाला, यही कहलाता है जैव मंडल, ठीक है ना। यही कहलाएगा क्या? ये जो बीच वाला एरिया है यही जैव मंडल कहलाएगा। मतलब कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच का भाग जो है, जहाँ पे तीनों एक जगह मिलते हों, उसको जैव मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है ना, जहाँ पे तीनों एक साथ मिलते हों उसको जैव मंडल कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आगे दिया हुआ है परितंत्र के बारे में। अब यहाँ पे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा परितंत्र के बारे में कि सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं एक दूसरे पर। मतलब जब सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है ना, तो उसको परितंत्र बोलते हैं, ठीक है। सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। परि मतलब क्या होता है? परि मतलब दूसरा, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं परितंत्र। तो ये ध्यान रखना कि परितंत्र क्या होता है कि सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई ये बड़ा, ठीक है, बड़ा पेड़ है, ठीक है ना, बड़ा पेड़ है, इस पे कौन कौन निर्भर है? इस पे छोटे छोटे पक्षी निर्भर हैं, ठीक है। तो पेड़ भी एक जीवित चीज़ है और पक्षी भी जो है प्राणी है, ठीक है ना। तो वो पक्षी जो है किस पे डिपेंडेंट है? किसी जीवित चीज़ पर, तो ये एक तरह से परितंत्र हो जाएगा। और इसी जो मान ले तो कोई पक्षी है, उसके शरीर पर छोटे छोटे जो है परजीवी हैं, मतलब कि छोटे छोटे, देखा होगा पक्षियों के इस तरह हो जाते हैं छोटे छोटे। तो एक तरह से वो भी तो एक तरह से जीव हैं, तो वो पक्षियों पर निर्भर हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक दूसरे पर निर्भरता है, ठीक है, इसी को परितंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है वनस्पति का उपयोग, ठीक है ना, वनस्पति का उपयोग। अब वनस्पति का उपयोग क्या करते हैं? जैसे इमारती लकड़ी, ठीक है ना, वनस्पति का उपयोग करते हैं इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी हमको मिल जाती है वनस्पति से, ठीक है। और ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे हैं तो वो ऑक्सीजन हम लोग को देंगे, ठीक है ना। फसल उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा, ठीक है ना, फसल उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा। मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई खेत है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है छोटी छोटी घास अगर जमी हुई है, ठीक है ना, खेत में छोटी छोटी घास उगी हुई है, तो उससे क्या होता है? अगर बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव नहीं होता, जो ह्यूमस की परत होती है वो बनी रहती है, ठीक है। तो वो फसल उगाने के लिए जब उसको जोता जाता है
और फिर उस पर फसल उगाई जाती है तो उस ह्यूमस की वजह से अच्छी फसल होती है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कि फसल उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा, ठीक है। फिर है रक्षक मेखला, मतलब कि जैसे रक्षक मेखला क्या होता है, जैसे कि ये मानो खेत है, ठीक है ना, खेत है तो खेत के चारों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं, ठीक है। खेत के चारों ओर पेड़ लगा देते हैं, उसको जो है रक्षक मेखला कहते हैं। देखा हुआ खेत है अगर, तो खेत के किनारे किनारे किसान पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, तो उससे फ़ायदा होता है, तो इसलिए उसको लगाते हैं किसान, उसको रक्षक मेखला बोला जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि बहुत तेज़ अगर आंधी भी आ रही है तो उससे थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। धूल मिट्टी जो होती है वो एक तरह से पेड़ों से टकरा करके वहीं आसपास गिरने लगती है, तो ये सब फ़ायदे होते हैं, ठीक है। वो सब हमको आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उससे फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर है भूमिगत जल का संग्रहण होता है, वनस्पतियाँ अभी ऊपर भी था, देखा था ना कि अगर कि पानी का जो है फिर से रिस्टोरेशन करना है, मतलब कि फिर से एकत्रित करना है तो वनस्पतियाँ लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो वनस्पतियों का अगर लगाया जा रहा है तो उससे भूमिगत जल का जो स्तर है वो बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए पेड़ों को लगाने के लिए जो है सरकार जो है देखा होगा इस तरह से प्रचार प्रसार करती है कि पेड़ों को लगाएं, पेड़ों की कटाई ना करें, ठीक है। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो पेड़ों की कटाई ना करें, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें ध्यान रखना। आगे जो है यहाँ से क्या मिलता है, वनस्पति से फल मिलता है, ठीक है, लैक्टोस मिलता है, तारपीन मिलता है और तेल मिलता है, गोंद मिलता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें वनस्पतियों से मिलती हैं, ठीक है ना। और औषधियाँ देखा होगा, कुछ पेड़ पौधे हैं जिनका उपयोग हम लोग औषधियों के लिए करते हैं, ठीक है ना, औषधियों के लिए करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में देखोगे ना तो वहाँ पे एक ब्रह्म कमल एक पौधा है, ठीक है ना, छोटा सा पौधा है, 2.11 करके दिया हुआ है, चित्र संख्या 2.11, ठीक है, दूसरा चैप्टर 11वां चित्र है ये, मतलब ठीक है, 2.11 करके दिया हुआ है। तो वहाँ पे एक देखना लिखा हुआ है ब्रह्म कमल, ठीक है ना, एक औषधीय बूटी है ना। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है ना। कागज़, जो हम लोग कागज़ यूज़ करते हैं वो पेड़ों से ही बनता है, ठीक है। जो कागज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी पेड़ों से मिलता है, ठीक है। पेड़ काटे जाते हैं फिर उसके तने को जो है कागज़ में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो जो हम लोग कागज़ यूज़ कर रहे हैं वो भी एक तरह से किससे मिला है, वनस्पति से, ठीक है। तो ये सारे यूजेज हैं, ठीक है ना, कि इमारती लकड़ी मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगा और फसल उगाने के लिए अच्छी मृदा मिल जाएगी, रक्षक मेखला का उपयोग करते हैं, भूमिगत जल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फल मिल जाएगा, लैक्टेस मिल जाएगा, तारपीन मिल जाएगा, तेल, गोंद, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। औषधि मिल जाएगा, कागज़ मिल जाएगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ये ढूंढनी पड़ेंगी, मैंने पहले ढूंढ दी है तो आपको ये थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपघटक। अब देखते हैं अपघटक और अपमार्जक, ठीक है ना। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक यहाँ पे दिया हुआ है, जो जितना एनसीईआरटी में दिया है वही डिस्कस करें। अपघटक मतलब यहाँ पे चिड़िया दिया हुआ है और मधुमक्खी, ठीक है ना, चिड़िया और मधुमक्खी की बात करी गई है और ये अपघटक के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। अब फिर इसमें दिया हुआ है अपमार्जक। देखो आपने पढ़ा होगा जो कि गिद्ध जो होता है, ठीक है, जो गिद्ध होता है वो अपमार्जक होता है, ठीक है, जो गिद्ध होता है वो अपमार्जक होता है। और यहाँ पर जो गिद्ध हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार कम होती जा रही है, ठीक है ना। अब तो एकदम विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ ही बचे होंगे, बहुत गिनती, मतलब आप उसे अंगुलियों पे गिन सकते हैं, इतने बचे होंगे, ठीक है, या फिर एकदम से ख़त्म ही हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ख़त्म होने के पीछे उनका जो एक मेन रीज़न है वो क्या है, डाइक्लोफिनेक, ठीक है, डाइक्लोफिनेक और एस्प्रिन और इबुप्रोफेन, ठीक है ना, ये 3 दवाएं ध्यान रखना, ठीक है ना, डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। इससे क्या होता है, गिद्ध मर जाते हैं। देखो इसमें आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार, मतलब कि जैसे क्या होता है, जो जानवर होते हैं ना, मतलब जिनके 4 पैर होते हैं, ठीक है, तो उनको अगर कोई बीमारी होती थी तो डाइक्लोफिन, एस्प्रिन या इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशक, मतलब एक तरह से पेन किलर होते थे, ठीक है ना, पेन किलर होते थे, वो दे दिया जाता था। तो लेकिन वो पेन किलर जो होते हैं उन पशुओं के शरीर में जा कर के इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो पशु मरते थे तो उनको ऐसे दूर फेंक दिया जाता था, गांव से बाहर या शहर जहाँ पर लोग रह रहे हैं उससे दूर कर दिया जाता था। तो जो गिद्ध होते थे उसको, पशुओं को खाते थे। तो लेकिन पशुओं में पहले से डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन और इबुप्रोफेन इस तरह की दवाइयाँ थी उनके शरीर में,
मतलब एक तरह से वो मतलब कि कम नहीं हो पाई थी, मतलब कि वो एकदम से डिकम्पोज नहीं हो पाई, दवाइयाँ कहीं ना कहीं उनके शरीर में फंसी हुई थी, एक तरह से रुकी हुई थी, ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो जब गिद्ध उसको खाते थे उनका मांस, तो उनकी जो किडनी होती थी वो फेल हो जाती थी, और वो कुछ दिनों में 10 से 15-20 दिन में वो मर जाते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट डाइक्लोफिनेक तो नहीं उनको मिली है, लेकिन इन जानवरों के माध्यम से, जैसे जो जानवर जानवरों को खिलाया गया और वो जानवर मर गए, ठीक है, और फिर गिद्ध ने उन जानवरों को खा लिया, मतलब कि जो डाइक्लोफिनेक, एस्पिरिन या इबुप्रोफेन है वो किसी जानवर को दी गई थी, ठीक है, और वो जानवर जब ख़त्म हुए तो उन जानवरों का शरीर इन लोगों ने खाया, गिद्धों ने, और उसकी वजह से इनके जो है किडनी में जो है एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और ये धीरे धीरे जो है मरने लगे, ठीक है। तो इस तरह की दवाइयों को जो है सरकार ने फिर बैन करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि किडनी खराब होने से मर रहे थे, ठीक है ना। पशुओं पर अब इन औषधियों के उपयोग करने पर जो है बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मतलब कि गिद्ध हैं उनकी जो मृत्यु हुई है किन किन दवाओं से, ये पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो गिद्ध हैं उनकी मृत्यु के कारण क्या है। तो ये 3 दवाओं के नाम ध्यान रखना, तो आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की बात कर रहे हैं। देखो, अब यहाँ पर वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पॉइंट लिखा हुआ है कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो 2 चीज़ ध्यान रखना, टेम्परेचर और जो आर्द्रता है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करती है क्या, वनस्पति की जो है वृद्धि, ठीक है, वनस्पति की वृद्धि तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक फैक्ट है, ठीक है। यहाँ पर विश्व की वनस्पति को जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब कि विश्व की वनस्पति को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म, और चौथा है टुंड्रा। गुल्म को ही टैगा बोलते हैं, ठीक है, गुल्म को ही टैगा बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो वन है, यहाँ पर जो वन है वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वन जो है वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, घास स्थल जो है वो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और गुल्म जो है, गुल्म मतलब टैगा, वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो टुंड्रा होते हैं वो ध्रुवीय प्रदेशों में मांस और लाइकेन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि जो वनस्पति है, विश्व की वनस्पति, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म यानी कि टैगा, और चौथा है टुंड्रा, ठीक है। जो वन हैं वो भारी वर्षा में पाए जाएंगे, घास जो है वो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, और जो गुल्म है मतलब कि ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में है, इनमें गुल्म और कटीली झाड़ियाँ जाती हैं, और जो टुंड्रा हैं वो उसमें ध्रुवीय प्रदेशों में मांस और लाइकेन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं वन के बारे में, ठीक है ना, वन के बारे में देखते हैं। अब देखो, वन जो है यहाँ पर 2 तरह के बताए गए हैं, ठीक है। वन जो है यहाँ पर 2 तरह के हैं, पहला है सदाहरित और दूसरा है पर्णपाती, ठीक है। सदाहरित मतलब कि साल भर इनकी पत्तियाँ जो हैं हरी भरी, मतलब कि साल भर इन पेड़ों पर पत्तियाँ लगी रहती हैं, किसी, यहाँ पे लिखा किसी ऋतु में अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते, मतलब कोई ऐसी ऋतु नहीं है जिसमें ये पत्तियाँ अपनी पूरी गिरा देते हैं, मतलब कि साल भर इनमें हरियाली रहती है, ठीक है ना। मतलब पत्तियाँ ऐसा नहीं है कि गिराते नहीं हैं, जितनी गिराते हैं उतनी ही, जिस दर से गिराते हैं उसी दर से इसमें पत्तियाँ निकलती रहती हैं। तो इसमें साल भर जो है वो ये पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, ठीक है, ये है। और जो पर्णपाती है, ठीक है ना, पर्णपाती है, उनमें क्या है, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो इनमें वाष्पोत्सर्जन से हानि को रोकने के लिए, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जो पेड़ों की नमी है वो बाहर न निकल पाए, इसलिए ये पेड़ जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो पर्णपाती वन है वो अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं, पर्णपाती वन अपनी पत्तियां गिराते हैं वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो पर्णपाती वन जो होते हैं वो अपनी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में गिरा देते हैं, ठीक है ना।
फिर है ये तो हो गया सदाहरित और पर्णपाती, ठीक है। तो सदाहरित कभी पत्ती नहीं गिराते, और पर्णपाती जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए अपनी पत्ती किसी न किसी ऋतु में गिरा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अक्षांशों के आधार पर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। अक्षांशों के आधार पर जो है वनों को उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंध में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के कारण क्या हैं। तो इसमें मतलब कि ये तो यहाँ तक दिया गया था कि वनों के बारे में, 2 वनों के बारे में बताया, 2 तरह के, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के जो लुप्त हो रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, उसके पीछे क्या कारण है। मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ रही है उसके पीछे क्या कारण है, तो वो बताया गया है। पहला सबसे बड़ा कारण जो है वो है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। पहला सबसे बड़ा कारण जो है वो है जलवायु परिवर्तन। दूसरा है मानवीय हस्तक्षेप, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप। मानवीय हस्तक्षेप का मतलब है कि मानव द्वारा जो है हस्तक्षेप जो किया जा रहा है वनों में, प्राकृतिक संसाधनों में, नदियों में, समुद्र में, वो सारी चीज़ें हैं। फिर तीसरा है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब कि वनों की कटाई, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, वनोन्मूलन, वो सारी चीज़ें हैं। मृदा अपरदन, इससे भी जो है प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। मृदा अपरदन मतलब कि जो मृदा, बारिश होती है तो मृदा कट जा रही है, ऊपरी परत ह्यूमस वगैरह कट रही है, उसकी बात कर रहे हैं। और निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो हम लोग वनों को काट देते हैं, नदियों के दिशा मोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो मतलब कि खेती लायक ज़मीन होती है उसको हम लोग एकदम पूरा शहर में परिवर्तित कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दावानल, दावानल मतलब जंगल की आग होती है। जंगल की आग जब भी लगती है, जंगलों में प्राकृतिक संसाधन मतलब कि पेड़ पौधे हो गए, प्राणी हो गए, पशु पक्षी, सबको नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को भी नुकसान होता है क्योंकि वनों से हम भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। और भूस्खलन अगर होता है तो उससे भी प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है। जैसे भूस्खलन अगर हो गया, ठीक है, भूस्खलन अगर हो गया तो कभी कभी पूरी के पूरे एक, मान लेते हैं छोटी बस्ती थी वो दब गई, ठीक है। या फिर भूस्खलन से जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी वो सारी नष्ट हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अनाधिकृत शिकार की संख्या, ठीक है ना, मतलब कि जो शिकार करते हैं, इल्लीगल शिकार करते हैं, ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों की वजह से जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। शिकार करते क्यों हैं लोग? शिकार करते हैं इसलिए जैसे कि पशुओं की खाल होती है उसका जो है यूज़ करते हैं, चमड़े का यूज़ करते हैं, उनके नाखून, उनके दांत, पंख या सींग, इन सब का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है ना। देखा होगा कभी कभार टीवी चैनलों में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। हाथी दांत तो बहुत ही सुना होगा कि हाथी दांत का कहीं इधर एक्सपोर्ट हो रहा, उधर इंपोर्ट हो रहा। छोटे छोटे जीवों को मारा, जैसे पेंगोलिन एक जीव होता है उसको लोग मारते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो है प्राकृतिक संसाधनों के को कम करती हैं, ठीक है ना। अब उपाय क्या करें? उपाय मतलब कि उपाय यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि चीता हो गए, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, और इन सब के संरक्षण किया जाए और लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, ठीक है ना। लोग जागरूक होंगे तो ये सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। नहीं तो लोगों को, अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो सरकार कितनी भी कोशिश करे ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो जागरूकता सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे कि आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, ठीक है ना। मगरमच्छ के लिए जो है परियोजनाएं चल रही हैं, है ना। और जो हिरन वगैरह हैं, जैसे कि हुंगुल परियोजना, ये सब परियोजनाएं हैं, ये सब प्राकृतिक जो वन्य जीव हैं उनको, उनका संरक्षण के लिए है। और प्राकृतिक वन्य जीव संरक्षित रहेंगे तो संसाधन भी संरक्षित रहेंगे, प्राकृतिक वन संरक्षित रहेंगे तो संसाधन संरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। और उसके लिए जो है सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं, जैव मंडल निश्चय बनाए हैं, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और सक्रिय घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए सब आवश्यक है। मतलब इन सब का संरक्षण करना है, ठीक है। और प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, मतलब कि प्रदेश स्तर पर और समुदाय स्तर पर जो है जागरूकता, लोगों की जागरूकता ज़रूरी है, ठीक है ना। गाँव में या फिर जो छोटे छोटे समुदाय होते हैं उनमें, जैसे कि सामाजिक वानिकी होती है, मतलब कि उसमें कई सारे लोग एक साथ आते हैं, ठीक है। सामाजिक वानिकी में मतलब पूरा, जैसे मान लो एरिया है या गांव है, वहाँ के बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। वन महोत्सव को
प्रोत्साहन किया जाए, जैसे कि वन महोत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है ना, इन सबको प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। और भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, ठीक है ना, इन सब जानवरों को मारना अवैध है। ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो है संरक्षित हैं। तो अगर आपने और ये नहीं पढ़ा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। मैंने बनाई है, पहली वीडियो मैंने एनवायरनमेंट में इसी पे बनाई है, L1 करके एक वीडियो है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, पहली वीडियो यही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बॉडी के बारे में, साइट्स के बारे में दिया है, ठीक है ना, साइट्स के बारे में। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है ना, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप साइट सर्च करें, साइट डेसिमल, ठीक है ना, वो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाइए एनवायरनमेंट की, वहाँ पे साइट्स के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी पढ़ाया है, यहाँ पे भी देख लो। तो ये 1975 में बनी थी, ठीक है। और सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसमें पशु जो है पशुओं की 5000 जाति, पौधों की 28,000 प्रजातियाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, भालू, डॉल्फिन और पौधे भी हैं, ठीक है, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 4 वर्षों में मीटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत कम दिया हुआ है, जो मैंने वीडियो बनाई है साइट्स पे वो काफ़ी अच्छी वीडियो वो भी है, तो उसमें आप जाके देख लीजिए। तो खाली साइट्स की वीडियो है और शायद एक बॉडी उसके साथ और है, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो है वो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट डे हम लोग ये जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, खनिज वाला, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने NCERT की वीडियो नहीं देखी है 7th क्लास की, ठीक है, 7th क्लास की 10 वीडियो हैं, तो वो आप देख लीजिए, आपकी 7th क्लास की पूरी NCERT हो जाएगी। और एक बार NCERT आप पढ़ लीजिएगा ऐसे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, ठीक है, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और CDP की वीडियो देख लीजिए, एनवायरनमेंट की देख लीजिए, पॉलिटी की देख लीजिए, ठीक है, सारी वीडियो यहाँ मिल जाएंगी धीरे धीरे। अब हम लोग कुछ दिन बाद हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।